वर्मा की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। सरकार उनके खिलाफ संसद के मानसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में है। इसके लिए विपक्षी दलों से बातचीत भी सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस पैनल द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जिससे महाभियोग की जमीन मजबूत मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब विपक्षी दलों से संपर्क कर रही है ताकि संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 4 के तहत आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार चाहती है कि यह मामला संसद में सर्वसम्मति से आगे बढ़े। इसके लिए विपक्षी नेताओं से बातचीत जारी है। पिछले हफ्ते से लगातार विपक्षी नेताओं से बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष भी न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए समर्थन देगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद में के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और आपको याद होगा, जब ये मामला सामने आया था, पैसे का मामला सामने आया था, तो राज्यसभा में विपक्ष ने ही इस मुद्दे को उठाया था और तब सरकार ने जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि सभी दलों से बातचीत करके एक कंसेंसस पे पहुंचे कि महाभियोग लाना है या नहीं। अब शायद उसका परिणाम आ गया है और संसद के मानसून सत्र में महाभियोग लाया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मीठी नदी सफाई घोटाले की आज बॉलीवुड अभिनेता डीनू मोरिया तक पहुंच चुकी है। सोमवार के दिन मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटिगो मोरिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। बता दें कि घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे केतन कदम पर आरोप है कि मीठी नदी के सफाई के नाम पर करीब 65 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। जब पुलिस ने मुख्य आरोपी केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो उनमें डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटिगो के नंबर बार बार सामने आए। दोनों ने केतन से कई बार बातचीत की थी, जिसकी वजह से डीनू मोरिया पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये बातचीत सिर्फ दोस्ती तक सीमित थी या कोई डीलिंग भी इससे जुड़ी हुई है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही है कि डीनू मोरिया और उनके भाई का इस घोटाले से क्या संबंध है। क्या इन दोनों को इस घोटाले की सिर्फ जानकारी थी या इन्होंने इस घोटाले में कोई भूमिका भी निभाई है। वहीं डीनू मोरिया ने भी कानूनी तौर पर अपने बचाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीनू मोरिया ने इस पूरे घोटाले में अग्रिम जमानत अदालत में दाखिल कर दी है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिवसेना यूबीटी के बीच में एक तीखी जंग देखने को मिल रही है। नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर वो प्रधानमंत्री को गले लगा लेते। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि अगर बाला साहब जिंदा होते तो वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर ही रखते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को धोखा दिया है। इसके अलावा सामना में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा गया है कि सिंदूर तो मांग में सजता है, वो अगर शरीर में उतर जाता है तो जहरीला बनता है। हमें पीएम नरेंद्र मोदी की तबीयत को लेकर चिंता है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो अमानवीय है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और इस दौरान 29 मई को वो पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद रोड शो करते हुए पटना के बीजेपी दफ्तर आने वाले हैं और इसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और इसमें तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें इनकी छुट्टियां रद्द की गई है और इसमें कहा गया है कि पटना, रोहतास और भोजपुर के एसपी के अलावा तमाम रेंज डीआईजी और आईजी को इसमें खास तौर पे अलर्ट रहने को कहा गया है। इस आदेश में साफ तौर पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम को लेकर जो आतंकी संगठन है वो हमेशा गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसको लेकर विशेष एहतियात बरता जाए और खासकर जो भी रूट मैप दिया गया है, जो उनके जो रोड शो के दौरान है वहाँ पर क्यूआरटी टीम के साथ स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा उनकी जो आपात स्थिति में सिक्योरिटी फोर्सेस को 4 लेयर में बनाया गया है और इस तमाम जो बातों का जिक्र इस स्पेशल जो आदेश निकला है उसमें कहा गया है। हाई अलर्ट के पद में कहा गया है और आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में आज से ही मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है और यहाँ पर तमाम जो एसपीजी के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का खुद जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन सनी साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। सोमवार की रात बिहार के सीमांचल के इलाकों में आसमान में चमकीले वस्तुओं को देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं।
दरअसल बिहार के नेपाल से जुड़ी हुई मधुबनी के जयनगर और पूर्णिया में सीमांचल से लगे इलाकों में कल देर रात लोगों ने आकाश में करीब 7 बजे से लेकर 40 मिनट तक चमकीले वस्तुओं को देखा, जिसको लेकर ड्रोन की आशंका जताई जा रही थी। कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। बाद में एसएसबी ने जानकारी दी कि ये सभी जो ड्रोन हैं वो भरतपुर साइड से आए थे, यानी नेपाल से साइड उत्तर की तरफ से आए थे और करीब 40 मिनट तक हवा में मंडराने के बाद ये वापस वहाँ पे लौट गए थे। हालांकि सीमा पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों ने इस बाबत नेपाल की सुरक्षा प्रहरियों से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से अभ्यास से इनकार किया था। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे घटना की जानकारी एसएसबी ने न सिर्फ दरभंगा एयरफोर्स बल्कि दिल्ली में भी एयरफोर्स के अधिकारियों को दी है। इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट भी दी है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में भी कई जगह इस तरह की ही वारदात घटनाएं देखने को मिली और वहाँ पे लोगों ने बाकायदा इसका रिकॉर्डिंग भी किया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया और उसे कभी वायरल भी किया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पे तो यह नहीं बताया गया है कि ये ड्रोन है या फिर यह कुछ और वस्तु है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और इस बात की पता करने की कोशिश की जा रही है कि आसमान में चमकने वाली ये वस्तु ड्रोन थी या फिर कुछ और कुछ था। फिलहाल लेकिन इन घटनाओं को लेकर अब सीमांचल के लोगों में एक दहशत व्याप्त हो गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर के बीच अब एक नया पोस्टर लगाया गया है जो चर्चा का विषय बना है। इस पोस्टर में भाजपा ने अखिलेश यादव का डीएनए सोनागाछी व जीबी रोड का बताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच डीएनए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब डिप्टी सीएम के समर्थन में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मैदान में उतर आया है। दीवार पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसपे अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया है, जो अपने पिता और चाचा को पार्टी से निकाल चुका है वो खुद अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इससे पहले सपा की ओर से ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर के सोशल मीडिया पर तंज कसा गया था। लखनऊ के चौराहों पर सपा समर्थकों ने पोस्टर भी चिपकाए थे। इसके साथ ही इस पोस्टर में आगे लिखा है कि हिम्मत हो तो पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, खुद सच सामने आ जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें, ये पोस्टर अल्पसंख्यक मोर्चा जो बीजेपी के जिशान मोहम्मद खान हैं, उन्होंने ये लगवाया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में लगातार हार के बाद कमजोर होती कांग्रेस को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा और इसकी तैयारी भी की जा रही है। गुजरात की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत होने वाली है और इसकी लॉन्चिंग खुद राहुल गांधी करेंगे मध्य प्रदेश में। और जून के पहले सप्ताह में राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और इसी अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए राहुल गांधी ने टीम 50 भी तैयार की है, जिसमें आपको बता दें कि टीम 50 में अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो असम से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों को इस टीम के शामिल कर 50 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जिनमें से हर एक के पास मध्य प्रदेश के एक एक जिले की जिम्मेदारी होगी। लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस को इसी तरह का एक नया प्रयोग कर ऐसे नियुक्तियां की जा रही है ताकि जो अलग अलग राज्यों के ऑब्जर्वर हैं उन्हें नियुक्त कर पूरी एक संगठन को मजबूत करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। आरजेडी ने या यूं कहें कि राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही बेटे यानी बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास के ठीक सामने। आप देख सकते हैं एक अजीब तरह का यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कोई नेता है और ना ही कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब तक तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। 2015 में तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ा था और उसके बाद जीतने के बाद 2020 में तेज प्रताप यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ को बदलकर हसनपुर से उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा। अब इस बार चूंकि आरजेडी ने उन्हें बाहर का रास्ता 6 सालों के लिए दिखा दिया है, तो अब तेज प्रताप यादव का 2025 में आरजेडी से चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब फैसला तेज प्रताप यादव को करना है कि अगर वो 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या फिर किस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर वो निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। फैसला अब तेज प्रताप यादव को करना है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।